दिसंबर के महीने की एक काली रात, करीब रात के 2 बजे, एक बर्फीली रात में सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं। कभी कभी कोई इक्का दुक्का गाड़ी उस शांत वातावरण में कुछ देर के लिए हलचल पैदा कर देती थी। चारों ओर बर्फ पड़ रही थी। लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में दुबके हुए सो रहे थे और कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। वहीं कहीं शहर से दूर बाहर एक सुनसान सी सड़क पर एक खाली सा गोदाम था, जिसे देखकर लगता ऐसा था कि शायद ही यहाँ कोई इंसान तो क्या कभी कोई परिंदा भी पर नहीं मारता होगा। पर आज की रात में उस गोदाम में कुछ अलग था। उस गोदाम के अंदर से किसी की हल्की हल्की सी सक्कियों की आवाज आ रही थी। कोई अंदर झांक कर देखे तो बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ सकती थी। वो रोशनी इतनी तेज थी जिसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर आग लगी थी। अंदर एक 20-22 साल की लड़की ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। वो शायद सिसक सिसक कर रो रही थी। बीच बीच में वो कुछ शब्द कह रही थी। अबीर, अरमान, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज एक बार आ जाओ। उसके वो शब्द बहुत धीमे थे, जिन्हें ध्यान लगाकर ही सुना जा सकता था। उस समय उसके वो शब्द सुन के लिए कोई भी आस पास नहीं था, क्योंकि उस पूरी जगह पर बस वो अकेली थी। उस लड़की ने एक रेड कलर की सुंदर सी सिल्क की फ्लोर लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। उसके काले घने लंबे बाल उसके सुंदर चेहरे को ढक रहे थे। उस लड़की के हाथ की इंडेक्स फिंगर में एक ब्लू कलर की डायमंड की बड़ी सी बहुत ही सुंदर रिंग चमक रही थी। उस रिंग के डायमोएमडी में उसके चारों ओर लगी हुई आग रिफ्लेक्ट हो रही थी। उस आग को देखकर लग रहा था जैसे कि वो आग उसके चारों तरफ किसी ने जानबूझकर लगाई है। कौन है ये लड़की जो इतनी रात में ऐसी जगह पर पहुंच गई थी, और कैसे वो इस हाल में पहुंच गई? इस बात क्या कारण रहा था? तो चलिए आइए जानते हैं इस लड़की और उसकी जिंदगी के बारे में। वो लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की मुख्य किरदार ध्वनि थी। आग की लपटों में घिरी ध्वनि बेशुद्ध सी जमीन पर एक पुराने से हाथ से बने खिलौने को गले लगाकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक बार अपने प्यार अबीर को आखिरी बार देखने की चाह थी, जिसका उसे जिंदगी में मिलने का सपना देख ना भी बेईमानी सा लगता था। पर किस्मत की मेहरबानी से वो इंसान उसका हुआ भी, और उसने ध्वनि को टूट कर चाहा भी था। मात्र 22 साल की उम्र में इतने दुख झेलने के बाद अपने प्यार अबीर के बेटे अरमान से जो प्यार मिला था, उसने ध्वनि के हर जख्म को भर दिया था। जो अरमान उसके गले लगे बिना सोता तक नहीं था, आज उसे अजनबियों की तरह छोड़कर चला गया था। इसका कारण भी सिर्फ उसकी एक भूतकाल की गलती थी। उस गलती ने ध्वनि से उसका सब कुछ छीन लिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसकी खुशियों से भरी जिंदगी इतने दर्दनाक मोड़ पर आ गई, जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया? उसकी बंद होती आंखों के आगे ध्वनि की सारी जिंदगी दौड़ने सी लग गई थी। होस्ट ने खुशी से अनाउंस किया, एंड द बेस्ट फैशन डिजाइनर अवार्ड गोज टू मिस एस ध्वनि भारद्वाज। पूरा माहौल इस अननोन सीमेंट से तालियों की आवाज से गूंज उठा था। सबने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखना चाहा। फोटोग्राफर्स ने अपने कैमरे उस तरफ तान लिए थे। सबने देखा भीड़ से एक बहुत ही प्यारी सी 20-21 साल की लड़की बाहर आई, जिसकी हाइट 5 इंच थी। पतली सी वो लड़की उस लाल गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी। ध्वनि अपनी आंखों में चमक लिए अपना लाल रंग के गाउन को नजाकत से उठाकर स्टेज की तरफ खुशी से बढ़ गई थी। उन तालियों की गूंज ने उसका दिल खुशी से भर दिया। ध्वनि ने स्टेज पर खड़े होकर अपने अवार्ड को लिया और सबको खुशी और गर्व से देख रही थी। ध्वनि ने अवार्ड लेकर अपनी स्पीच दी। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इस खुशनसीब दिन के लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी मेहनत को, मेरे गॉड को, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली को, और मेरी सबसे प्यारी माँ को। ध्वनि ने मुस्कुराकर अपनी माँ को स्टेज पर आने का इशारा किया। माँ, स्टेज पर आओ ना प्लीज़। ध्वनि ने भीड़ में से एक मुस्कुराती हुई एक औरत को सिल्क की सरी पहनकर गर्व से बाहर आते हुए देख रही थी। पर ध्वनि कुछ पल के लिए ये देखकर हैरान रह जाती है कि जल्द ही उसकी माँ की स्माइल एकदम गुस्से में बदल जाती है, और उसकी माँ तो स्टेज पर उसकी तरफ गुस्से में झाड़ू लेकर रही है। ऐसे गर्व भरे दिन पर उसकी माँ को अचानक से क्या हुआ, वो सोचने लग जाती है। ध्वनि डरते हुए जोर से चिल्लाई, अरे माँ, आप ये क्या कर रहे हो? ध्वनि अपना गाउन उठाकर वहां से बैक स्टेज की तरफ भागने लगी।
फोटोग्राफर उसके फोटो लेने लगे और भीड़ में भी अफरा तफरी मच गई थी। ध्वनि की कमर पर हल्की सी झाड़ू मारते हुए उसकी माँ ने कहा, ध्वनि उठ, जल्दी कॉलेज नहीं जाना क्या? ध्वनि ने आंख मलते हुए नींद भरी आवाज में कहा, अरे माँ, कॉलेज जाकर कुछ नहीं होता, उनसे ज्यादा तो मुझे आता है। उसकी माँ चिढ़ते हुए बोली, हाँ, तो तुझे सब कुछ आता है तो तू पढ़ा दिया कर, टीचर्स की किसे जरूरत है? ध्वनि ने अपने फेस को चादर से छुपाते हुए कहा, यार माँ प्लीज थोड़ा सा और सोने दो ना, प्लीज मेरी प्यारी माँ। ध्वनि की माँ ने अपना माथा पिट लिया और बोली, क्या करूँ मैं इस लड़की का, कितनी सुस्त है। ध्वनि की माँ ने उसके मुंह पर से चादर खींचते हुए कहा, जल्दी उठ, आज तेरी बेबी सिटर की नई जॉब के लिए इंटरव्यू भी है। जैसे ही ध्वनि ने ये सुना, वो एकदम से उठकर बैठ गई और उसकी नींद ये सुनते ही उड़ गई थी। उसने अपने सर पर जोर से हाथ मारा। वो ये कैसे भूल सकती है, आज उसे अबीर मल्होत्रा के घर इंटरव्यू के लिए जाना है। ध्वनि ये कहते हुए बाथरूम की तरफ भागी। ओह माय गॉड, मुझे लेट नहीं होना है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वो नहाते हुए उस इंसान के बारे में सोच जाती है, अबीर मल्होत्रा। ध्वनि ने उस आदमी के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि वो दिल्ली शहर का सबसे हैंडसम और अमीर बिजनेसमैन था। ध्वनि ने भी उसके कुछ फोटो देखे हुए थे, 5 फीट 10 इंच हाइट, गोरा रंग, शार्प जॉलाइन, उसके महंगे सूट और उस पर उसकी शानदार पर्सनैलिटी और उसका पावरफुल बैकग्राउंड एंड हर लड़की का दिल जीतने के लिए काफ़ी था। वैसे तो वो शादीशुदा है, पर लड़कियों को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अबीर की बाहर वाली बनने को भी तैयार है। बट अबीर और मर्दों से ज़रा हटके था। उसके लिए तो उसकी पत्नी के अलावा कोई और औरत एक सिट ही नहीं करती थी, और करेगी भी क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ बाला की खूबसूरत टॉप मॉडल रेवा है। आप परफेक्ट मैच, मेड इन हेवन, सब यही कहते हैं, बस लोग उसके बारे में इतना ही जानते थे। ध्वनि को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कुंवारा भी होता तो क्या। उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो ध्वनि को हमेशा याद दिलाता है कि उसे ना तो कोई प्यार करेगा और ना ही कोई अपनाएगा, तो उसका सारा ध्यान अपने सपने को पूरा करने और अपने गरीब परिवार को सहारा देने पर है। ध्वनि को तो क्या, किसी को भी अबीर मल्होत्रा की लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। वो अपनी चीज़ें प्राइवेट रखना पसंद करता है। उसे तो बस ये पता है कि उसे अबीर मल्होत्रा के घर इंटरव्यू के लिए जाना है। किस बच्चे के लिए ये नहीं पता। अबीर और रेवा का कोई बच्चा है, ये न्यूज़ तो उसने कभी सुनी नहीं, पर उसे क्या चाहे, वो उससे अपने पेट की बेबी सिटिंग करा ले, उसे तो बस पैसों से मतलब था। ध्वनि का पैसों से इतना लगाव होने का कारण उसका परिवार था। मात्र 20 साल की थी ध्वनि जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बुरा हादसा हुआ और उसके पिता इस दुर्घटना में ऐसे घायल हुए कि कभी बिस्तर से दोबारा उठे ही नहीं पाए थे। अपनी माँ को लोगों के घर बर्तन मांजते और सफाई करते देख ध्वनि का दिल बहुत दुखता था। घर में 4 जन थे, उसके माता पिता और उससे 5 साल छोटा भाई विशाल। सारी जिम्मेदारी माँ को ढोते देख ध्वनि ने भी छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। कभी वेट्रेस, कभी ट्यूशन, और उसका खुद का छोटा सा बुटीक भी है। पेट पालने के लिए जो मिल जाए काफ़ी था, पर उसका भी एक सपना था, एक फेमस फैशन डिज़ाइनर बनना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी फीस पर वो जी तोड़ मेहनत करने पर लगी हुई है। ध्वनि ने कभी हार नहीं मानी। अपने इसी सपने के लिए ही तो जी रही है ध्वनि। उसका सपना है कि अपनी गरीबी से ऊपर उठकर वो अपना नाम ज़रूर बनाकर रहेगी। ध्वनि जल्दी से नहा धोकर कॉलेज के लिए रेडी हो गई थी। उसका एक ही फैशन स्टाइल था हमेशा, लॉन्ग फ्लोर लेंथ कुर्ती के साथ गले में स्कार्फ और हल्के छोटे झुमके पहनती थी। मेकअप के नाम पर हल्की पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाती थी। उसके नयन नक्श इतने तीखे थे कि ज़्यादा मेकअप उस पर सूट भी नहीं करता था। ओवल फेस, खड़ी नाक और हार्ट शेप लिप्स और उसका गोरा रंग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। उन सब मेकअप में डूबी लड़कियों से तो वो बहुत अलग लगती थी। ऑटो पकड़कर ध्वनि जल्दी से कॉलेज आई। उसने देखा उसकी सहेली दिव्या गेट के पास खड़ी थी और उसका इंतज़ार करते करते गुस्से में जल भून रही थी। दिव्या ने जैसे ही ध्वनि को तो देखा, वो चिढ़ गई और ध्वनि से दिव्या ने कहा, आ गई तू, कितना इंतज़ार कराती है।
ध्वनि ने उसे समझाया। सॉरी यार, तुझे तो पता है माँ के साथ काम करने में देर हो जाती है। दिव्या ध्वनि की कंडीशन अच्छे से जानती थी, तो उसे भी बात को ज़्यादा खींचना सही नहीं लग रहा था। दिव्या उसका हाथ पकड़कर ध्वनि को खींचते हुए बोली, अच्छा चल छोड़ इन सब बातों को, क्लास का टाइम हो गया है। ये कहकर दोनों क्लास की तरफ दौड़ गई। इसी जल्दबाजी में ध्वनि की टक्कर हो गई होटल मैनेजमेंट के लड़के रोहन से। कॉलेज का सबसे हैंडसम एंड रिच लड़का। कॉलेज की हर लड़की उस पर मरती है। हर लड़की दिन रात उसकी गर्लफ्रेंड बन के ख्वाब सजाती है, बस ध्वनि को छोड़कर। वो काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर आता था, उसके पास सारी लेटेस्ट कार थी। रोहन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का लीडर भी था। लुक्स के मामले में तो वो अबीर मल्होत्रा को अच्छी टक्कर दे सकता था। ध्वनि ने उसकी तरफ देखे बिना माफ़ी मांगी। सॉरी, ये कहकर जाने वो लगी। उसके पास वेस्ट करने को कोई ख़ास टाइम नहीं था। रोहन ने मुस्कुराकर जाती हुई ध्वनि से कहा, इट्स ओके ध्वनि, मैं तुम्हारे लिए ही आया था। ये सुन ध्वनि एकदम से रुक गई और पीछे मुड़कर हैरानी से उसने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए रोहन से पूछा, मेरे लिए? ध्वनि ने मन में सोचा कि वो तो रोहन के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है। उसे उससे क्या काम हो सकता है? रोहन ने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, वो दरअसल इवनिंग में मेरी बर्थडे पार्टी है। गोल्ड क्लब में पूरा कॉलेज इनवाइटेड है, तो ई होप कि तुम भी आओगी। यू आर हॉटली इनविटेड। ये कहते हुए रोहन की आंखें ध्वनि को देखते हुए चमक रही थी। ध्वनि के जवाब देने से पहले दिव्या ने बीच में टोकते हुए कहा, सिर्फ तुम में उसने तुम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया ताकि रोहन समझ जाए कि वो क्या कहना चाहती है। रोहन भी उसकी बात एक बार में समझ गया और रोहन ने बात संभालते हुए कहा, आई मीन तुम दोनों। दिव्या ने जब ये सुना तो वो खुशी से झूमते हुए कहा, ऑफ कोर्स रोहन, हम ज़रूर आएंगे। ध्वनि को बड़ा गुस्सा आया। दिव्या ने कैसे बोल दिया हम पार्टी में आने वाले हैं, उसने तो हाँ कही भी नहीं थी। ध्वनि ने गुस्से में दिव्या को देखा और फिर दिव्या को अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। एक्यूज मी, वी आर गेटिंग लेट फॉर क्लास। ये कहकर वो चली जाती हैं और जानबूझकर रोहन के इनविटेशन को इग्नोर कर देती है। रोहन को पता था कि ध्वनि नहीं आएगी, पर वो उससे बात करने का मौका पाकर ही खुश था। दिव्या चिढ़कर अपना वापस हाथ खींचती है और ध्वनि से बोलती है, क्या यार ध्वनि, तू कितनी अजीब और बोरिंग है, मज़ा आता ना पार्टी में। दिव्या अब भी मुड़ मुड़ कर रोहन को देख रही थी, जो अब भी उन्हें जाते हुए देख रहा था। ध्वनि ने दिव्या को डांट मारते हुए कहा, क्या बोर, हम लोग उनसे काफ़ी अलग है, हमें इन हाई प्रोफाइल लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, यार ध्वनि ऐसा कुछ नहीं है। ध्वनि ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अच्छा, शिखा को भूल गई। जैसे ही ध्वनि ने ये बात कही तो दिव्या वो काला दिन याद आ गया। फ्लैशबैक 2 महीने पहले, कॉलेज का पहला दिन। चारों ओर काफ़ी चहल पहल थी। लोग एक दूसरे से दोस्ती कर रहे थे। कुछ सीनियर्स मजाक में जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सिंपल सी दिव्या उन मॉडल जैसी लड़कियों और हैंडसम लड़कों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। ध्वनि फर्स्ट डे नहीं आई थी तो वो अकेले ही घूम रही थी। घूमते घूमते वो कैंटीन में आ गई थी। उसने अंदर झांककर चारों तरफ देखा। कैंटीन पूरी तरह से भरी हुई थी। पूरी कैंटीन में कहीं भी तिल रखने की भी जगह नहीं थी, पर उसे एक कोने में एक खाली टेबल दिखा। उसे ये देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि कुछ लोग खड़े होकर खा रहे थे पर वहाँ नहीं बैठ रहे थे। दिव्या ने खुद से हंसते हुए कहा, झल्ले लोग, टेबल खाली है फिर भी खड़े होकर खा रहे हैं। उसने एक कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर लिया और वो जल्दी से जाकर उस टेबल पर बैठ गई। जैसे ही वो वहाँ बैठी, दिव्या ने देखा सब लोग उसे हैरानी और डर से देख रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? दिव्या ने अपने आसपास देखते हुए सोचा। तभी उसने देखा कि भीड़ में से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकलकर उसके पास आई और सीधा दिव्या से बोली, तुम यहाँ आज ही आई हो क्या? दिव्या ने उस लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और अपना हाथ बढ़ाकर बोली, हाँ, राइट माई सेल्फ एफ दिव्या। पर उस लड़की ने दिव्या से हाथ नहीं मिलाया और अजीब तरीके से दिव्या को घूरते हुए बोली, तभी तो।
दिव्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी तो क्या? उस लड़की ने दिव्या को मजाक उड़ाती नजरों से देखा और कहा, तभी तो तुमने यहाँ बैठने की हिम्मत की है। दिव्या ने हंसते हुए पूछा, हिम्मत की? इस बात क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये जगह प्रिंसिपल के लिए रिजर्व है? वो लड़की दिव्या के इस बात से काफ़ी चिढ़ गई और उस लड़की ने दिव्या को वार्निंग देते हुए कहा, लड़की, अगर ये जगह उनकी होती तो भी उतने खतरे वाली बात नहीं होती, पर यह जगह शिखा की है। इज्जत प्यारी है तो उठ जाओ यहाँ से, कहीं वो आ ना जाए। दिव्या ने डरते पूछा, वो कौन है? क्या वो भी एक स्टूडेंट नहीं है? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। दिव्या ने मन में सोचा, स्टूडेंट है फिर भी लोग डर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? वो तो नहीं डरती ऐसे लोगों से। उसकी ऐसी बातें सुनकर दिव्या भी तैश में आ गई और बोली, आती है तो आए, हम भी कॉलेज में फीस देते हैं, जितना कॉलेज उसका है हमारा भी है, ऐसी क्या टोप है, देख लेंगे। दिव्या ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक बहुत ही सेक्सी और स्टाइलिश वॉइस दिव्या के कानों में पड़ी, ओह रियली मिडिल क्लास बहन जी, तो देख लो हियर आई एम। दिव्या के साथ साथ सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल जैसी लड़की खड़ी थी। उसने रेड कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक लेदर जीन्स पहनी थी। उस लड़की की हाई हिल्स काफ़ी एलिगेंट थी और उसका महंगा ब्रांडेड पर्स तो ऐसा था जिसे दिव्या इस जिंदगी में कभी खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके साथ चल रही थी उसकी कुछ चमची गर्ल्स, जैसे कभी खुशी कभी गम मूवी में करीना के साथ आती उसकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार। वो लड़की वाकई काफ़ी सुंदर थी और उसका ऑरा काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाई पड़ रहा था। दिव्या भी उसे मुंह खोलकर देखती रह गई। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने चारों तरफ देखा। उस लड़की को देखकर सारे लड़के लार टपका रहे थे और गर्ल्स बहुत जेलस फील कर रही थी। वो बड़े स्टाइल से चलते हुए दिव्या के पास आई और बोली, हाँ तो तुम क्या कह रही थी? उसने दिव्या को ऊपर से नीचे घूरा जिससे दिव्या बहुत घबरा गई। उसे पता था वो उसे जज कर रही है। दिव्या घबराकर हकलाने लगी और बोली, मैं दिव्या ने फिर खुद को संभालकर नरमी से कहा, मैं कह रही थी जितना कॉलेज आपका है उतना ही हमारा है। उस लड़की ने अपनी एक आईब्राउ स्टाइल से उठाकर सरकास्टिक टोन में दिव्या से कहा, ओ रियली मिस बहन जी, मेरे पापा यहाँ 5 लाख डोनेशन देते हैं पर मंथ एंड योर डेड। दिव्या ने हकलाते हुए कहा, डोनेशन? उसके पापा तो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है, घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, तो वो डोनेशन कैसे देंगे? दिव्या ने मन में सोचा और बहुत शर्मिंदा फील किया। शिखा उसे उसके कपड़ों से ऑलरेडी जज कर चुकी थी। वो हंसकर बोली, इसके पापा तो शायद इसकी फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकते और ये मेरी बराबरी करेगी। शिखा को ऐसी गरीब लड़कियों से बहुत नफरत थी, ना शक्ल है ना क्लास, और आ जाती है मुंह उठाकर उसके सामने। वो ऐसी लड़कियों को बुली करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ये बात सुनकर सब लोग दिव्या पर हंसने लगे। दिव्या की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई, पर इतने लोगों के सामने वो अपनी इंसल्ट कैसे होने देती। दिव्या बहुत शर्मिंदा हुई, पर फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए दिव्या चीखते हुए बोली, तुम अपने पैसों की धौंस किसी और को दिखाना, मैं अथॉरिटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। उस लड़की ने दिव्या को चैलेंज किया। अभी जाओ और ट्राई कर लो। उसने चुटकी बजाकर दिव्या को बाहर का रास्ता दिखाया। दिव्या के आंसू बह निकले और वो बाहर जाने लगी। तभी शिखा ने दिव्या को जाने से पहले कहा, 1 मिनट। दिव्या उसकी बात सुन जैसे ही उसकी तरफ वापस मुड़ी, वैसे ही शिखा ने दिव्या की कोल्ड कॉफी उठाकर उसके सिर पर डाल दी। शिखा ने कहा, ये मेरे टेबल पर बैठने की पनिशमेंट के तौर पर। सब लोग और जोर से उस पर हंसने लगे। दिव्या रोने लगी। वो एकदम सबके सामने जोकर बन गई। और ये लोग कितने बुरे हैं जो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। दिव्या ने रोते हुए अपना सामान उठाया और बाहर जाते हुए बोली, तुम देखो अब। शिखा ने कहा, रुको। शिखा ने दिव्या के गले से उसका स्कार्फ खींचकर अपनी सीट साफ करी। शिखा ने स्कार्फ को देखकर कहा, जर्म्स। फिर उसने दिव्या का स्कार्फ नीचे गिराकर उसे अपने पैर से दबाया और शिखा ने एक टिश्यू पेपर से अपने हाथ को ऐसे साफ किया जैसे उसने किसी बहुत गंदी चीज को हाथ लगा दिया हो। ये सब देखकर दिव्या का दिल टूट गया
और दिव्या रोते रोते वहाँ से बाहर भाग गई। और उसने जब शिखा की शिकायत करने की कोशिश की तो सच में शिखा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबने उसे यही कहा, उससे दूर रहो। कॉलेज के पहले दिन वो एक मजाक बनकर रह गई। तभी ध्वनि ने उसे कंधे से पकड़कर जगाया और बोली, चल। दिव्या समझ गई ध्वनि का मतलब। शिखा रोहन से प्यार करती है, ये सब जानते हैं, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है। कैसी होगी अबीर और ध्वनि की पहली मुलाकात? क्या मिल पाएगा ध्वनि को कभी सच्चा प्यार? जानने के लिए पढ़ते रहिए अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव ओनली ऑन यूट्यूब पर।